चलो आज हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या एग्रीकल्चर होता है, मतलब एग्रीकल्चर का जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ कुछ बताएंगे जो मे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर है क्या, पहले का भारतीय कृषि व्यवस्था और उसका इतिहास के बारे में भी कुछ कुछ जानें। जैसे कि मध्यकाल में कैसा एग्रीकल्चर था, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था, फिर जो है आज स्वतंत्रता प्राप्त के बाद क्या हुआ, फिर जब अंग्रेजों के अधीन था तब एग्रीकल्चर पे क्या था, कुछ कुछ सिंपल एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं, कुछ कुछ छोटे मोटे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कृषि जो है एक मात्र जो है क्या बोलते हैं, खाद्य जो है, कृषि मात्र एक खाद्य पदार्थ उत्पादन प्रणाली नहीं, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है एग्रीकल्चर में हम लोग क्या है कि पेड़ पौधे उगा रहे हैं, बस यही नहीं है। ये क्या है कि संपूर्ण मानवीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। मतलब जो मानवीय अर्थव्यवस्था जो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक मानवीय अर्थव्यवस्था है, उसका जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका ये। ठीक है, फिर जब हम लोग बात करते हैं ना कि घुमंतु जैसे मानव, जो घुमंतु, जब मानव घुमंतु था ना, जो घूम रहा था, जब इंसान जैसे कि घुमंतु था उस समय ना, तो जब वो घूमता रहता था तो उसको स्थायित्व, जो स्टेबिलिटी रहता है ना, स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी जो रहता है वो किसने दिया, वो एग्रीकल्चर ने दिया। तो स्टेबिलिटी के लिए जो मुख्य कारक जो था उस समय एग्रीकल्चर थी। और ये एक समय एक सर्जन है, मतलब जो रियल में खुद ही में ही क्या करता है कि कुछ डेवलपमेंट करवाता है। ये एक प्राकृतिक विज्ञान है ना, प्राकृतिक विज्ञान है, हम लोग इसको प्राकृतिक विज्ञान भी बोल सकते हैं कि इसमें नेचर से हम लोग बात करते हैं, मतलब नेचर से संबंधित है। सृष्टि को गतिमान बनाए रखने के लिए ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। और कहे तो युगों युगांतर से ये पोषित हो कर रही है, जो भी जितनी भी सभ्यताएं हैं ना। जैसे कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर तुम्हारा मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर अंग्रेजों वाला समय को पढ़ेंगे। फिर जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई है ना, उस समय जो है एग्रीकल्चर का जो क्या रोल है, उस समय से ही, मतलब हर समय से एग्रीकल्चर का रोल रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सभ्यताओं का जड़ तत्व भी है, सभ्यताओं को पैदा करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। जैसे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे कि भाई गेहूं और जौ उस समय जो है इम्पोर्टेंट जो है क्या थी, गेहूं और जौ उस समय इंपॉर्टेंट फसलें थी जो वो लोग खाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो मानव जीवन के पृथ्वी पर अस्तित्व से लेकर अभी तक जो है कृषि भरण पोषण का अभिन्न अंग है। सही बात है, तब से लेकर अभी तक जो है भरण लोगों को खिला पिला रही है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्या हो गया कि भरण पोषण है ना, कि अस्तित्व से लेकर कृषि अभी तक सबका भरण पोषण कर रही है। ठीक है, भारत में कृषि का उद्गम कब कैसे हुआ ये हाल अभी तक प्रमाणित नहीं है, बट हम लोग जो है पुरातात्विक विद जो है उसको खोज के सिंधु घाटी सभ्यता से गेहूँ जो धान ये सब मिला, तो वो लोग सोचे कि भाई हाँ ये सब क्या है ना लोग खाते होंगे। ठीक है, अब पौराणिक जो है, पौराणिक साक्ष्य है, उस इतिहास साहित्य है, लिटरेचर है, उस सभी से भी पता चला कि एग्रीकल्चर था। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर भांति है और उत्सवों एवं पर्वों का भी प्रतीक है। जैसे कि कैसे, मतलब जैसे कि आज भी हम लोग कोई जैसे कोई लक्ष्मी पूजन होता है, कोई भी चीज़ पूजन होता है, तो उसमें सब लड्डू वड्डू रखा रहता है, उसमें गेहूँ दाना और कुछ है ना अनाज उनाज का भी चीज़ रखा रहता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर जो है हम लोग के जीवन के लिए। ठीक है, तो भारतीय कृषि विभिन्न सभ्यताओं को पोषित करती है और इसने क्या किया, जो कृषि ने है विभिन्न सभ्यताओं को इन्होंने क्या किया, पोषित किया। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे अंग्रेजों के समय का भारत हो, चाहे अपना जो है स्वतंत्रता पश्चात जो भारत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कुछ कुछ, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ कुछ लोग जो क्या जानते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में क्या क्या हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है सबको पता है कि हम लोग का भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है ना। हम लोग का भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है और जो है प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है ना। देखो जो भारत जो है क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तथा ये तथा कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है। भारत की जो कृषि का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है ना, इंडियन इकोनॉमी है, इसमें जो है एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है पूरी दुनिया जान रही है ना। इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है एग्रीकल्चर का सब जान रहा है, इसमें अहम भूमिका है। तो ये एक लाइन हो सकता है। फिर जो है 2011 में जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश की लगभग 55% जनसंख्या जो है कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी है ना। अब कृषि में जो है बहुत सारा चीज़ आता है, सिर्फ कृषि में जो है कृषि नहीं आता है, इसमें खेती आता है। नॉर्मल जो कृषि के अंदर क्या आता है, खेती आता है,
पशुपालन आता है, ठीक है। फिर फिशरीज आता है, जो मतलब मत्स्य पालन आता है ना, मत्स्य भी लिख सकते हो, फिशरीज भी लिख सकते हो। फिर फॉरेस्ट्री भी आता है, जिसको वानिकी कहते हैं, ठीक है। ये सब जो है कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब ध्यान रख सकते हो आप, जैसे ये सब यही दिया हुआ, ठीक है। तो भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है कि ये देश की लगभग आधी जनसंख्या का पोषण करती है। सही बात है, देश की जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या है उसका पोषण यही करती है, और उससे संबंधित कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ही लोग काम करते हैं। और जैसे कोई उद्योग है, जैसे मान लो कि गन्ना उद्योग है ना, गन्ना वाला है, ठीक है। तो गन्ना गन्ना नहीं, सॉरी, चीनी उद्योग, गन्ना नहीं, चीनी उद्योग है ना। तो चीनी उद्योग जो है, उसके चीनी बनाने के लिए हम लोग को गन्ना का ज़रूरत पड़ेगा। तो गन्ना जो जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनके लिए कृषि जो है क्या है, कच्चा माल देता है। गन्ना हो गया कच्चा माल और चीनी हो गया पक्का माल। तो कृषि आधारित उद्योग हो गया चीनी वाला ना, और कृषि जो है उसके लिए कच्चे माल को प्रोवाइड करवाता है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये भी हम बात कर सकते हैं। और इसका नेशनल इनकम में बहुत बड़ा योगदान है ना, नेशनल इनकम में भी बहुत बड़ा इसका योगदान है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इंडियन जो एग्रीकल्चर है, मतलब भारतीय कृषि जो है, उसमें क्या है ना कि मेनली मानसून पर वो आधारित रहती है। सही बात है, एग्रीकल्चर जैसे बारिश होगा ना, दो तरह से बारिश होता है। जैसे कि मान लो कि ये भारत है ना, तो एक तो इधर से आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्व। जो जो दिशा बच गई ना उन सबको याद कर लेना है, ठीक है, उन सबको याद कर लेना है, उत्तर पूर्व, ठीक है। ऐसे हमेशा याद करते रहना है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि देश में जैसे कि किस किस डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि इसलिए हम लोग जैसे कि क्या है कि भारतीय कृषि जो है मेनली मानसून पर निर्भर आधारित है ना, मानसून पर निर्भर करता है। इसलिए भारतीय कृषि को क्या बोला जाता है, मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्योंकि अगर मानसून अच्छा आया तो कृषि भी अच्छा है ना, जुए टाइप में हो गया। पत्ते अच्छे आए तो जीत जाओगे, नहीं पत्ते अच्छे आए तो नहीं जीतोगे। इसलिए ये याद रखता, मानसून का जुआ, MKJ या MJ है ना, MJ। तो मानसून का जुआ याद रखना, कृषि को बोला जाता है भारतीय कृषि को, ठीक है। अब देश में मृदा, अब देखो क्या क्या चीज़ पर जो है, देखो जैसे कि कहीं पे जैसे मान लो राजस्थान में अलग चीज़ का खेती होता है, वहीं तेलंगाना है वहाँ अलग खेती होता है, गुजरात में अलग चीज़ का खेती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सबका मिट्टी अलग है, तो पहला मिट्टी हो गया, ठीक है। दूसरा जो है जलवायु, राजस्थान का जलवायु गर्म है थोड़ा, और मान लो असम का ले लो तो वहाँ तो थोड़ा थोड़ा मतलब नमी ज़्यादा है। तो ये हो गया, साथ साथ में वहाँ का एग्रीकल्चर जो पद्धति है ना, कृषि पद्धति जिसको बोलते हैं, इन सब में अंतर होने के कारण किसके किस में अंतर है, तो हम लोग बात करते हैं, देखो मृदा में, ठीक है। किस किस में अंतर रहेगा, मृदा में, तो मृदा में अंतर है, साथ साथ में जलवायु में अंतर है, फिर कृषि पद्धति में जिसको बोलते हैं हम लोग MJKP। इन सब में अंतर होने के कारण क्या होता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खाद्य व अखाद्य फसलों का उत्पादन होता था। अभी तो हम लोग जो मन करे सो उत्पादन कर लेते हैं, पर अंग्रेजों के समय जो था ना, जब अंग्रेज लोग थे उस समय, तो वो क्या करते थे, अपने फ़ायदे वाला चीज़ है ना, वो लोग देखते थे कि ऐसा चीज़ उगाओ जिससे क्या है कि अंग्रेजों का जो औद्योगिकरण है ना उसको बढ़ावा मिल रहा है। अभी तो हम लोग खाद्य जो भी उगा ले रहे हैं, मन कर रहा है जो, तो इस समय है ना, ऐसे ध्यान रखो इसका। अब देखो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 बार है ना याद कर सकते हो, करज है ना, खरज भी याद कर सकते हो, खरज याद करोगे ज़्यादा सही है। क से हो जाएगा खरीफ, ख को क से लिखते हैं ना, इसलिए खरीफ हो जाएगा, रबी हो जाएगा, जायद हो जाएगा, 3। और ऋतु के आधार पर ये सब है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऋतुओं के आधार पर, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर हम लोग एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटते हैं। अब कुछ कुछ और भी डाटा दिया हुआ है, इसको याद कर सकते हो। जैसे कि जो है क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कितना परसेंट है, 27.4% एग्रीकल्चर में, ठीक है। कुल जो है हमारा देश कितना निर्यात करता है, एग्रीकल्चर में कितना योगदान है निर्यात में, है ना। निर्यात किसको बोलते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट को, मतलब कहीं बाहर भेज रहे हैं। मतलब हम लोग का जो इनकम है, मतलब GDP है ना, उसका जो है 18% जो है हम लोग पैसे कमा रहे हैं, किसके कारण, एग्रीकल्चर सेक्टर के का सामान बेच के। जैसे मान लो बाहर हम लोग दाल बेच रहे हैं, बाहर हम लोग गन्ना बेच रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। और कृषि ही एक ऐसा आधार है जिसके तहत 5.5 लाख से, मतलब 5.5 लाख जो भी है, 5.5 लाख जो है उससे ज़्यादा जो है लोग और
कम से कम 75%, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 75% ग्रामीण जनसंख्या का 75% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता है। मतलब 75% लोग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली जो है डिपेंड करता है किस पे, एग्रीकल्चर पे। सोचो, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। फिर भारत में क्या क्या, गन्ना, गेहूँ, चावल, बहुत सारे फसलें पैदा की जाती है। भारत की भौतिक संरचना, मृदा, इन सब ऐसे कारकों का डिपेंड करता है अलग अलग, है ना। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि का इतिहास, है ना। अब हम लोग भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो उसमें वैदिक काल में जो कृषि है, ठीक है, जैसे ये वैदिक काल लिखा है ना, वैदिक काल के कृषि के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ना। पहले वैदिक हो गया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, फिर मध्यकालीन के बारे में बात करेंगे। फिर जो है स्वतंत्रता से पहले कैसा था, स्वतंत्रता से पहले, फिर स्वतंत्रता के बाद में कैसा था, ठीक है। तो ये याद रखो, VSM SP SB, ठीक है। तो मतलब वैदिक काल, फिर सिंधु घाटी, फिर मध्यकालीन, फिर स्वतंत्रता से पहले, फिर स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत जान लो, जैसे कि हालांकि पौराणिक ग्रंथ है ना, इन सब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। पौराणिक ग्रंथ जो है उन सब में भी क्या है कि मिल जाएगा तुमको, इतिहासकार जो है लिखते हैं, शोध से ये पता चला है। और देश में सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें भी कृषि व्यवस्था को उस समय कृषि व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स की है ना, इकोनॉमिक्स की रीढ़ हुआ करती थी। मतलब जो है ये इकोनॉमिक्स ऐसे दिख रहा है ना, ये इसका रीढ़ हो गया, ये ए से ऐसे मिलकर बना था, ऐसे समझ सकते हो ना, ये ई है, ये ए से ऐसे बना है ना, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक्स की रीढ़ होती थी उस समय, एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था की हड्डी होती थी, रीढ़ की हड्डी हुआ थी, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं किसके, वैदिक काल के बारे में, ना। तो साक्ष्यों से पता चलता है, ऐतिहासिक साक्ष्यों से और इतिहासविदों से भी यह निष्कर्ष निकाला है कि वैदिक काल में बीज वपन मतलब बीजारोपण जो करते हैं ना, बीज वपन और कटाई दोनों के ही क्या है, साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों की क्रियाएं की जाती थी। मतलब बीज को रोप दिया, जैसे मान लो खड्डा है, इसमें बीज डाल दिया तो ये उगेगा, फिर इसको काट दिए, ठीक है। इस तरह से दोनों के ये क्या साक्ष्य उस समय मिलते हैं। और उसमें हंसियाँ चलनी, भाई काटे तो मतलब हंसियाँ चलनी सब होगा ही, है ना। हंसिया किसको बोलते हैं, ऐसा जो करके इस टाइप में जो रहता है ना, ऐसे डंटा रहता है उसका, इसको हंसिया बोलते हैं ना। ये सब हंसिया, फिर चलनी, इन सब का उस समय मिला है। और इसके माध्यम से उस समय पता चलता था गेहूँ, धान और जो है ये इम्पोर्टेंट थे, JGD या DJG, ऐसे भी आता है DJG। तो D से हो जाएगा धान, J से जो हो जाएगा, G से गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। ये उस समय उत्पादित किए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट और इसमें है चक्रीय प्रति पद्धति, है ना। इसका आजकल भी यूज किया जाता है। इसका अभी प्राचीन काल में इसका कृषक लोग यूज करते थे, और रोमन्सबर्ग ने इसके बारे में बताया है कुछ, है ना। तो और ये अभी भी पाश्चात्य जगत में भी इसको अपनाया गया है। मतलब जो है मॉडर्न जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें भी इसको अपनाया गया, पाश्चात्य जगत में भी, ठीक है। और कुछ जैसे विश्व के प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद में भी कृषि के गौरवपूर्ण श्लोकों का उल्लेख मिलता है। मतलब आपको ऋग्वेद में भी एग्रीकल्चर के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में एग्रीकल्चर के बारे में मिलेगा आपको, ठीक है। अब उसमें क्या दिया हुआ है ये आपको पता करना। जैसे कि उसमें एक श्लोक दिया हुआ है ना, अक्षमो दिव्य, जैसे ये जो है श्लोक पढ़ लो, अक्षमो दिव्य कृषि मित कृषक स्ववित रम, जो भी है इसका मतलब यह है कि जुआ मत खेलो, आप कृषि करो और सम्मान के साथ धन पाओ, ठीक है। देखो, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, JMK, जुआ मत खेलो, कृषि करो के और सम्मान के साथ धन पाओ, SDP। ये याद रखना, JMK, KK और SDP। मतलब जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ धन पाओ। मतलब ये ऋग्वेद में सोचो, इनके बारे में श्लोक लिखा हुआ है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर। इसके अतिरिक्त एक बुक है जिसको बोलते हैं कृषि पाराशर, सर, ठीक है। ये सर वाला, वो वाला सर, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसको बोलते हैं कि इसमें इसका दर्शन दिया हुआ, मतलब फिलोसफी का एग्रीकल्चर के बारे में कुछ दिया हुआ है। फिर आप जो पुराण भी पढ़ते हैं ना, नाव पुराण, एक याद रखना, नाव पुराण, नाव में नाव, ये 3 पुराण में मिलेगा। मतलब अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, और एक तुम्हारा नारद करता रहता ना, हाँ, उस देखो नारद और विष्णु धर्मोत्तर, इन सब पुराण में तुमको मिल जाएगा एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। सोचो कितना एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इसमें कुछ दिया हुआ है, ये श्लोक भी आप देख सकते हैं, अगर मन करेगा तो देख लेना बाद में, ठीक है।
तो देखो प्रसाद एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उसका नाम है रोमिला थापर, ठीक है। उसने अपना पुस्तक है उसमें लिखा है वंश से राज्य तक, उसमें भी जो है उसने एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है जो अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमी है उसकी जो मेरुदंड है वो कौन है, पशुपालन है और एग्रीकल्चर है, कृषि है, ठीक है। ईएमपी के मतलब जो इकोनॉमी है उसकी मेरुदंड कौन है, पशुपालन और कृषि, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर कुछ नहीं है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बारे में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एग्रीकल्चर का क्या था, तो उस समय सिंधु नदी का जो स्थान है ऋग्वेद में एक पुरुष योद्धा का है, ठीक है। सिंधु नदी को लोग पुरुष योद्धा मानता है ऋग्वेद, ठीक है। अब मेनली जो है उसमें कुछ कुछ है नहीं जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जो है उसमें क्या था ना कि कुछ कुछ चीज़ का खोज हुआ था, है ना। उसी से पता चलता था कि जो गेहूँ जो उस समय खोज हुए थे ना, उस गेहूं की प्रजाति का नाम था। खुदाई में जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन और इस सब से बड़े बड़े कोठरों का पता लगा, है ना। साहित्यकार और पुरातत्वविदों ने खोजा इनको, तो उसमें तो फिर गेहूं और जौ के मेनली ये पूछा जाता है जेजी, किसके किसके नमूने मिले हैं, जेजी, है ना। जेजी कहना या जीजे, है ना, कोई भी दे याद है। डीजे होता है तो वैसे जीजे कर दो ऐसे करके, है ना। तो जो है गेहूं और जौ के मेनली क्या है नमूने प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय जो प्राप्त हुए थे ना, जो गेहूं की प्रजाति थी उसका नाम क्या था, ट्रिटिकम कैप कैपकेटम कैप कम केटम कम कैप्टम सॉरी कम कैप्टम कम कैप्टम मतलब कम मतलब आओ और कैप करो पैक करो, कम पैक्टम, सॉरी यार सॉरी, ठीक है। जो कि आजकल पंजाब में भी इसका उगाया जाता है, ठीक है। पंजाब में भी इसका खेती किया जाता है, ठीक है। इन सभी से साक्ष्य मिलता है कि क्या एग्रीकल्चर जो है प्रमुख जीविका थी उस समय ना, कृषि जो है मुख्य जीविका का स्तंभ था। अब सिंधु घाटी के लोग जो क्या क्या उगाते थे, सिर्फ ये नहीं है ना कि सिर्फ जो है ये उगाते, उसके लिए ट्रिक है MTS GKRJ, ठीक है। MTS जो है GKRJ, MTS से हो जाएगा MTS ऐसे याद करो, M से हो जाएगा मटर, T से हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ तिल, S से हो जाएगा सरसों, MT और GK हो जाएगा गेहूँ, कैसे कपास, ठीक है। और R जैसे हो जाएगा राई और जैसे जौ, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। यूनानी लोग उसको सीडन कहते थे, सीडन देखो यूनानी लोग उसे सीडन या सीडोन कहते थे, सीडोन या सीडन, है ना, सीडन, जी भी, ठीक है। इसको ये सब कहते थे यूनानी लोग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ सब्जी वब्जी के बारे में जानते, धान उनके बारे में जानते, फल उल्लू के भी बारे में जानते थे, ठीक है। फलों के बारे में भी वो लोग जानते थे, ठीक है। उसमें भी कौन से ऐसे याद हो, कान तक उन लोग के फल पहुंचे थे, ठीक है। कैसे हो जाएगा क्या, केला, ऐसे अनार हो जाएगा, एन से नारियल हो जाएगा, एन से नींबू हो जाएगा, ठीक है। और टी से हो जाएगा तरबूज और कैसे हो जाएगा खरबूज, ठीक है। इन सब के बारे में वो लोग जानते थे, है ना। और मेनली उनको जो प्रमुख खाद्यान्न थे, यहाँ पहले बताया जेजी, है ना, जेजी के बारे में याद रखना है। और जो है पत्थर उथर उनके पास थे और कांस्य, है ना, पीके, ठीक है। वो लोग पीके थे मतलब पत्थर का यूज करते थे और कांस्य का यूज करते थे। उस समय उनके पास फावड़े नहीं थे, फावड़े ऐसा होता है ना ऐसे करके फिर ऊपर डंटा रहता है इस तरह से ना, उसको फावड़ा बोलते हैं। तो फावड़ा उन लोग पास नहीं था या फाल उनके पास नहीं था। हालांकि लकड़ी के हल जरूर थे उनके पास, लकड़ी के हल जरूर थे उनके पास, ठीक है। सेंधव कृषि जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से मेनली जो है कृषि जो पदार्थों की आपूर्ति कौन करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों। जैसे आज भी क्या होता है गांव के लोग जो है वो शहर में जो कृषि पदार्थ पहुंचाते हैं ना, तो वैसे पहले होते थे। इसलिए क्या होता है नदियों के किनारों पर जो है अन्न आगार बनाए रहते थे, बड़े बड़े अन्न आगार बनाए रहते थे, ठीक है। उस समय जो है कृषि को रखा जाता, कृषि का जो धान है उन सबको रखा जाता था, ठीक है। उस समय क्या था कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी था, उन्नत था, ठीक है। पशुपालन का भी विकास हुआ था। और कृषि के कार्यों के जैसे भाई पशुओं का क्या है, जैसे मान लो कोई जानवर है, ठीक है, ये मान लो कोई जानवर है, ठीक है, पूंछ है इसका, ये 4 पैर, तो इसका क्या क्या यूज में हो सकता है, इसका कोई यूज हो सकता है आजकल कैसे किया जाता है, कृषि में यूज कर सकते हो, दूसरा व्यापार में इधर उधर करने में, ठीक है, और परिवहन में, ठीक है, परिवहन। तो KVP इसमें काम ले सकते हैं, मतलब KK यानी कृषि कार्य, V यानी व्यापार, P यानी परिवहन, ठीक है। KKVP में इसका काम लेते थे पहले पशुपालन।
और पशुओं में भी कौन कौन होते थे। नॉर्मली जो वेटनरी अगर आप पढ़े हैं तो वेटनरी में जो जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं ना उन सब के बारे में पता चल जाए। जैसे कि भेड़ हो गया, बेल होते हैं ना, बेल हो गया तो गाय भी हो गया, ये याद रखो, ठीक है। फिर बेल हो गया, गाय हो गया, बेल में कुबड़ रहता है, ध्यान रखना। भेड़ बकरी ये दोनों हो गए। हाथी भी ध्यान रखना उसमें, ठीक है। फिर भैंस, गाय होगा तो भैंस हो जाएगा। गधा, सुअर जो है उसके बारे में था, कुत्ते के बारे में, आदि के बारे में। पर एक बात ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता लोग थे उनको घोड़े के बारे में नहीं पता था। घोड़ा जो है उसके बारे में, घोड़ा के बारे में उनको थोड़ा भी नहीं पता था, ठीक है। ठीक है, तो इतना सब जो है हम आज बात करेंगे। इसके मध्यकालीन जो है कैसे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो है आएगा, उसी में इसके बारे में बताएंगे, मध्यकालीन जो है उसके बारे में। थैंक यू।